मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि आज वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करने जा रही है और थोड़ी ही देर में कैबिनेट की बैठक होगी और जहां कैबिनेट में जो बैठक होने जा रही है बजट को मंजूरी दी जाएगी और सुबह 11 बजे बजट पेश करने जा रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो अब से कुछ वक्त और जब बजट पेश कर दिया जाएगा। अंतरिम बजट पर देश की नजरें हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार आज दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम बजट पेश करने जा रही, चूंकि कुछ ही महीने में चुनाव भी होने जा रहे हैं, लिहाजा आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करने जा रही है और चुनावी साल की वजह से ये पूर्ण बजट नहीं होगा। तो आज बजट पेश करते ही निर्मला सीतारमण के नाम पर लगातार 6 बजट पेश करने का रिकॉर्ड कायम हो जाएगा। वो ऐसा करने वाली दूसरी वित्त मंत्री होंगी। इससे पहले ये रिकॉर्ड पूर्व पीएम मोरारजी देसाई के नाम पर रहा है। मनमोहन सिंह, चिदंबरम, अरुण जेटली, यशवंत सिन्हा ने 5 बार बजट पेश किया है और वहीं अंतरिम बजट में मोदी सरकार कुछ बड़े ऐलान भी कर सकते हैं। किसान, महिलाएं, युवा, नौकरी पेशा, टैक्स पेयर्स, हर वर्ग को इस बजट से राहत की उम्मीद है। तो आज का ये बजट अंतरिम बजट होगा क्योंकि नई सरकार कुछ महीने बाद ही बनेगी, तो पूर्ण बजट नई सरकार के बाद पेश किया जाएगा। हालांकि इस अंतरिम बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। सुबह 11 बजे का वक्त जब वित्त मंत्री इस बजट को पेश करेंगे तो अंतरिम बजट पर देश की नजरें खासतौर पर किसान वर्ग, महिला वर्ग और मिडिल क्लास की बात करें तो इन सभी की नजरें, क्योंकि महंगाई से राहत पाने की उम्मीद इस वर्ग को खासतौर पर नजर आ रही है। वहीं महिलाओं को ये उम्मीद कि उनके किचन को राहत मिलेगी थोड़ी। तो आज जो 11 बजे अंतरिम बजट पेश हो रहा है उससे किसान वर्ग को क्या क्या उम्मीदें हैं ये हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी की उम्मीदें हैं और ऐसे में किसानों के लिए क्या क्या खास होगा वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। और किसानों को मुफ्त जीवन बीमा की भी उम्मीद है। सभी किसानों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा की उम्मीद है। एमएसपी बढ़ाया जाए, बीज खरीद पर सब्सिडी मिले, पशुओं की फीड के भाव में कटौती हो और वही दूध की रेट भी निर्धारित हो। इधर देखिए, अगर हम बात करें किसान वर्ग की तो कई सारी ऐसी चीजें जिनको लेकर उम्मीदें हैं किसानों को। एमएसपी को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं और किसान सम्मान निधि को लेकर भी, वही दूध की रेट्स पर भी, क्योंकि उतार चढ़ाव अक्सर हमने देखे हैं, वो भी उनको भी निर्धारित करने की बात कही गई है। और उधर महिला वर्ग को बहुत ज्यादा उम्मीद है। घरेलू महिलाओं को क्या क्या उम्मीदें हैं ये आपको बता देते हैं। महिलाओं को महंगाई से राहत की बड़ी उम्मीद है। रसोई के सामान सस्ते हो जाए, गैस सिलेंडर के दामों में कमी आए, ग्रोसरी के सामान सस्ते हो, बच्चों के स्कूल फीस में कमी आए, सेविंग स्कीम को बढ़ावा मिले। तो देखिए, सबसे ज्यादा महिलाओं पर जो जिम्मेदारी होती है वो उनका किचन होता है, उनके बच्चे होते हैं। किचन की बात की जाए तो जो ग्रोसरी है, गैस के दाम है, वो कमी की बात कही जा रही है और जो बच्चों की स्कूल फीस है उसमें कहीं ना कहीं कमी की बात कही जा रही है। और वही साथ ही एक और भी महिलाओं की तरफ से बात सामने आई कि यदि जो कामकाजी महिलाएं हैं उनकी क्या क्या उम्मीद है। यंग वुमेन्स को स्कूल ट्रेनिंग, वर्किंग वुमेन्स को मैटरनिटी लीव के इंसेंटिव्स मिले और उद्यमी महिलाओं को टैक्स में छूट मिले। वर्किंग वुमेन्स को ज्यादा पेड हॉलीडे मिले। यहाँ पर तो पेड हॉलीडे की अगर हम बात कर रहे हैं तो वुमेन्स जो हैं वर्किंग हैं उनको पेड हॉलीडे मिले। अब तक कोई एक निर्धारित संख्या है लेकिन उस संख्या को बढ़ा दिया जाए, ऐसा महिलाओं की जो वर्किंग वुमेन है उनकी मांग है। हालांकि और वही युवा की अब हम बात कर ले क्योंकि ये खास वर्ग है जिनको लेकर हम आपको जानकारी साझा करें। क्या क्या उम्मीदें हैं आज के बजट से युवाओं की। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, सरकारी नौकरियां निकलेंगी, एजुकेशन लोन सस्ता करने की उम्मीद है, स्टार्टअप्स के लिए विशेष पहल की उम्मीद है, कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं पर काम करने के लिए, गरीब बच्चों के लिए नई योजनाओं की उम्मीद है। तो ये वो उम्मीदें हैं जो युवा वर्ग को है। अब युवा वर्ग काफी उम्मीद जता रहा है क्योंकि इस बजट से जो उम्मीदें पूरी होंगी उनके भविष्य के लिए बेहतर होंगी। और अब बात करेंगे हम बड़ी उम्मीदें, क्योंकि हम और आप जैसे लोग बजट से बड़ी उम्मीदें कर रहे हैं। महंगाई से राहत की उम्मीद, क्योंकि महंगाई एक ऐसी चीज जिससे हर किसी को मायूसी हो जाती है। नौकरी पेशा वर्ग को टैक्स में राहत मिले तो जो टैक्स पेयर्स हैं उनको राहत की उम्मीद है। गैस के दाम कम हो क्योंकि गैस सिलेंडर्स चाहे कमर्शियल हो या किचन के गैस सिलेंडर्स हो, एलपीजी सिलेंडर्स हो, उनके दाम में कटौती की जाए। सीनियर सिटीजन्स, उनकी भी आस बंधी है। खासतौर पर रेलवे के टिकट्स को लेकर ज्यादा आस है। महंगे लोन से राहत मिले, सम्मान निधि की रकम बढ़ने की बात कही जा रही है और वही लोगों को अच्छी चिकित्सा व्यवस्था की भी आम उम्मीद है यहाँ पर।
और युवाओं को बड़ी उम्मीदें हैं कि बजट से उन्हें कुछ राहत मिलेगी। एजुकेशन लोन सस्ता हो सकता है, टैक्स स्लैब में भी उन्हें राहत मिले। तो देखिए, ये उम्मीदें हैं, बड़ी उम्मीदें हैं, जहां पर हम और आप जैसे लोग इस बजट से उम्मीद करके बैठे हुए हैं। क्या क्या राहत मिलेगी वो देखना बाकी है। फिलहाल 11 बजने वाले हैं और अब कुछ देर में ये बजट जब पेश हो जाएगा तो पता चलेगा कि क्या क्या इस बजट के पिटारे में हम लोगों के लिए चीजें आई हैं। तो देखिए, आज के बजट को लेकर कहां पर क्या उम्मीदें हैं और क्या क्या प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जुड़ेंगे और बीजेपी नेता उज्जवल दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता दुर्गेश केसवानी भी जुड़ रहे हैं, अर्पित गोयल है, भोपाल से सीए है हमारे साथ जुड़ रहे हैं और फाइनेंशियल सर्टिफाइड प्लानर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनका नाम है पूनम रूंगटा। और इसके अलावा हमारे साथ ऑप्टिमा मनी सीईओ पंकज मठपाल जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी अर्पित जी, क्योंकि देखिए, पूरा बजट जब सामने आता है तब एक अलग रुख होता है। हालांकि ये अंतरिम बजट है, फिर भी लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं। खास तौर पर क्या लगता है आपको, क्या क्या लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी और इस बजट में क्या क्या और होना चाहिए? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जी न्यूज को धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे ये मौका दिया। देखिए, अंतरिम बजट है तो इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब सिर्फ जुलाई तक का ही गवर्नमेंट को देना है। तो केपेक्स पे बहुत ज्यादा बड़ा फिगर कोई गवर्नमेंट अनाउंस करेगी ऐसा उम्मीदें कम है। एक एनपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में गवर्नमेंट काफी परेशान है। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि शायद एनपीएस को न्यू टैक्स रेजिम में लाया जाए। फिर सैलरी लोगों का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 50,000 है फिलहाल, एंड सैलरी लोग काफी डिमांड कर रहे हैं कि इसे बढ़ाया जाए। तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि ये 75,000 से 1 लाख के बीच स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाए। ठीक है। फिर कल पीएम सर ने कहा था कि ये बजट डायरेक्शनल बजट होगा। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि एक रोड मैप तैयार होगा जब जुलाई में नई सरकार बनेगी, तो उनके उस बजट में जो सुविधाएं देना है या अनाउंसमेंट करना है उसके लिए तैयारी इस बजट में की जा सकती है। ठीक है, चलिए मैं लौटती हूँ। पूनम जी, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप एक महिला भी है और एक फाइनेंशियल प्लानर भी है, तो बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि जो बजट सामने आ रहा है इसको लेकर जो महिलाएं उम्मीद कर रही है, एक प्लानर के तौर पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अब महिलाओं को बहुत आगे रखते हुए पिछले साल जो पिछली बार के बजट था उसमें जो एक एफडी महिला सम्मान एक शुरू किया था गवर्नमेंट ने, तो मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि अब महिलाओं को लेके अलग से कुछ किया जाएगा। हालांकि इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन के चलते नई नई तरीके की स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती है, बट सबसे बड़ा जो हम चाहते हैं एज अ प्लानर और एज अ वुमेन, हम स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से महंगाई दर बढ़ रही है उस दर से वो डिडक्शन बढ़ना चाहिए। अगर महंगाई 5% से भी बढ़ी है तो हमें 4.4% से ही वो डिडक्शन पिछली बार के जो बजट में दिया था उस तरह से उसका भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। जैसे अभी अभी सर ने कहा 75,000 मिनिमम तो बढ़ोतरी करनी ही चाहिए, जिसका फायदा न सिर्फ महिलाओं को मगर कामकाजी सभी तरह के प्रोफेशनल्स को हो। और साथ ही जो हाउसिंग लोन्स का डिडक्शंस मिलता है इंटरेस्ट का, वो भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो टाइप ऑफ कॉस्ट है हाउसिंग में उसमें के हिसाब से वो पैरेलल मैच नहीं खाती है। तो रियलिस्टिकली देखते हुए हर रिडक्शन को इंक्लूड करना चाहिए और न्यू टैक्स रेजिम में एनपीएस को ही नहीं और भी चीजों को शामिल करना चाहिए, क्योंकि प्राइमरीली जो अगर न्यू टैक्स रेजिम की बात करें तो उसमें कोई भी डिडक्शंस इंक्लूडेड नहीं है। और साथ ही हम ये चाहते हैं कि जो
डिविडेंड्स के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है उससे थोड़ा कम किया जाए, और एसटीटी के बारे में सोचा जाए, बिकॉज हम एसटीटी भी पे करते हैं, साथ में कैपिटल गेन भी पे करते हैं और साथ ही इनकम टैक्स भी पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं डबल टैक्सेशन की एक झलक आती है उसमें। तो और महिलाओं को लेके करें तो उनके लिए लोन में जो हाउसिंग लोन में कुछ तरीके की डिस्काउंट्स मिलने चाहिए। बिल्कुल, और ये उम्मीदें जो हैं हो सकता है कुछ हद तक पूरी भी हो जाए। मैं लौटती हूँ, पंकज मटपाल जी हमारे साथ। पंकज जी, देखिए टैक्स पेयर्स को बड़ी उम्मीदें हैं कि हालांकि पिछली बार जब हमने देखा था तो स्लैब में कुछ कमी, जो राहत मिली थी उनको, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी उम्मीद पूरी हुई थी। हालांकि इस बार भी कुछ ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्या लगता है आपको? पंकज जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, पंकज जी के पास हम जाएंगे। बीजेपी नेता दुर्गेश केसवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, ठीक, दुर्गेश जी से मैं सवाल लूंगी, लेकिन पंकज जी से मैं जवाब पहले लेना चाहूंगी। पंकज जी बोलें। पंकज जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, पंकज जी के पास हम चलेंगे, उनसे सवाल का जवाब जरूर लेंगे। लेकिन दुर्गेश जी, मेरा सवाल आपसे ये, क्योंकि देखिए पक्ष और विपक्ष की लड़ाई हमने हमेशा देखी है और बजट से पहले तो ये लड़ाई और ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि महंगाई को लेकर हमेशा विपक्ष हावी रहा है। इस बार का जो बजट लेकर आ रहे हैं उसमें किसान वर्ग और महिला वर्ग के लिए क्या क्या खास आने वाला है और आगे के लिए क्या कुछ खास रहेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए कोमल जी, विपक्ष तो हमेशा से ही आरोप और आलोचनाओं के रथ पर सवार होकर निकलता है। सिर्फ आरोप लगाना, सिर्फ आलोचना करना, उससे कुछ होता नहीं और जनता भी इसको भली भांति समझती है। जितने भी, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। जब आप चुनाव में जाते हैं तो कांग्रेस हमेशा से ही, हमारा जो विपक्षी दल है वो हमेशा से ही इन बातों को जनता के बीच में रखता है। और अभी क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुए थे, आपने देखा, ये इन्हीं आरोपों और आलोचनाओं के साथ जनता के पास गए और जनता ने इनको सिरे से नकार दिया। तो इनके आरोप और आलोचना सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा होते, जनता के हितों की बात करना वो जानते नहीं। रही बात, आपने निश्चित रूप से जो आपके यहाँ पे ऑडियंस, जो जनता से फीडबैक जो आपने लिया, उसके लिए साधुवाद है आपको। और हमेशा से ही जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने का काम करता है। निश्चित रूप से हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किसानों पर रहेगा, महिलाओं पर रहेगा, गरीब कल्याण के लिए रहेगा और युवाओं के लिए रहेगा। और इस बजट में जो जो उम्मीदें जनता ने लगाई, क्योंकि अंतरिम बजट है, इसके बाद फुल फ्लेज जो बजट आएगा वो नए उसमें सेशन में आएगा, तो उसको भी निश्चित रूप से हम जनता की जनभावनाओं की कदर करना जानते हैं। इसी कारण आयुष्मान योजना लेके आने का काम हमने। चलिए, मैं लौटती हूँ आपके पास, एक एक टिप्पणी और भी लोगों की ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। जितेंद्र जी, चूंकि कांग्रेस की ओर से हमेशा ये कहा गया कि बीजेपी महंगाई बढ़ाती रही है, कांग्रेस की ओर से कभी तो सिलेंडर लेकर प्रदर्शन देखा गया, लेकिन आज मैं इस पर सवाल आपसे बाद में लूंगी, लेकिन पहले आज का जो अंतरिम बजट पेश होने जा रहा है उसको लेकर आपकी एक टिप्पणी लेना चाहूंगी। जितेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, मैं पूनम जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए महिलाओं को लेकर मैं आपसे बात कर रही थी, लेकिन उसके अलावा और भी स्लॉट्स हैं जिन पर हमें बात करनी होगी। क्योंकि देखिए जब हम महिलाओं को लेकर बात करते हैं, उनका किचन को लेकर होता है, और जो वर्किंग वुमेन है उनको लेकर एक बड़ी उम्मीद यहाँ पर सामने आ रही है कि लोन में जो लोन है उसको लेकर उन्हें राहत मिले, और बाहर जब जाती है तो उनके लिए कुछ ऐसी योजनाएं हो, कुछ ऐसी चीजें हो जो राहत मिले। लेकिन इसके अलावा युवा वर्ग है जो चाहता है कि काफी कुछ उनके लिए ऐसा आए कि उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो, और साथ ही साथ जब वो जॉब लेने जाए तब तक उनका एक जो स्लॉट है उसको सेट कर दे वो।
बिल्कुल आपने ठीक कहा। युवाओं के तरफ अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो सबसे पहले मुझे लगता है कि एजुकेशन के जो कॉस्ट्स हैं उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इंटरवीन करके, एजुकेशन मिनिस्ट्री को इंटरवीन करके जो कैप लगानी चाहिए अबाउट द कॉस्ट। एजुकेशन कॉस्ट जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेट होती जा रही है, एक आम फैमिली को प्रॉब्लम होती है बच्चों को अच्छी एजुकेशन मुहैया कराने में। और जिस तरह से युवा जो देश के बाहर जा रहे हैं बड़ी पढ़ाइयाँ करने के लिए, बिकॉज हमारे यहाँ एजुकेशन में कोई सिमेट्री नहीं है, कोई अच्छी तरीके का सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, उसके चलते जो पैसा बाहर जा रहा है बाहर के देशों में, उसमें कहीं ना कहीं इंटरवीन करके यहाँ एजुकेशन सिस्टम में कोई ना कोई सुधार लाके कोई ऐसी योजना लानी चाहिए जहाँ पे गवर्नमेंट अगर बीच में आए तो क्यों देश के बच्चे बाहर जाके बाहर की यूनिवर्सिटी में पैसे खर्च करेंगे। तो इस तरह की प्लानिंग जरूर एक तरीके की हम उम्मीद रखते हैं, क्योंकि काफी चेंजेस ऑलरेडी गवर्नमेंट कर रही है एजुकेशन सिस्टम में, और बहुत सालों से ये हमें देखने मिल रहा है कि कुछ चेंजेस हुए नहीं, जिसकी वजह से प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो इस तरीके के चेंजेस हम चाहते हैं। दूसरा, जो स्टार्टअप में गवर्नमेंट एक तरीके का सब्सिडीज दे रही है युवाओं को, वो कंटिन्यू करना चाहिए और उसमें और भी बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि हमारा देश और विकसित हो और युवा इसमें इंटरेस्ट लेके देश के विकास में हाथ बढ़ाए। और जिस तरह गवर्नमेंट की जो प्रोजेक्शन है आरबीआई की 7% ग्रोथ की इंडियन इकोनॉमी में, वो और भी बढ़े। और साथ ही जो युवाओं को इंटरेस्ट करता है आजकल सस्टेनेबिलिटी का टॉपिक, और जिस तरह ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसमें भी युवाओं की तरफ से ये बात आती है कि गवर्नमेंट को आगे चल के इसमें और ज्यादा प्रावधान करने चाहिए जिससे कि देश की विकास में और साथ रहे युवाओं का। ठीक है, चलिए मैं लौटती हूँ। अर्पित जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हम जब टैक्स पेयर्स को लेकर बात करते हैं तो उनकी उम्मीदें, जब बजट आता है तो उनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ती हैं। पिछले साल के जो बजट को हम अगर देखें, पिछली बार के बजट को देखकर इस बार के इस अंतरिम बजट को कंपेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि जो उम्मीदें हम उसी से कंपेयर कर सकते हैं, तो आपकी तरफ से क्या क्या जानकारी मिल पाएगी, क्या क्या सुझाव मिल पाएंगे? देखिए, टैक्स स्लैब्स जो पिछले साल न्यू रेजिम में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे, वो काफी अच्छे इंट्रोड्यूस किए थे, और ये कहना ठीक होगा कि उम्मीद से बेहतर टैक्स स्लैब्स ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर मैम ने इंट्रोड्यूस कर दिए थे। 15 लाख की इनकम पर अगर 1.5 लाख टैक्स बन रहा है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे नहीं लगता कि टैक्स स्लैब्स में कुछ सुधार होगा या बदलाव होगा। और जहां तक ओल्ड रेजिम की बात है, तो गवर्नमेंट तो चाह रही है ओल्ड रेजिम को स्लोली फेज आउट करना, तो इसलिए वहां भी कुछ रिलीफ मिलेगी या कुछ सुधार आएगा ऐसी उम्मीद कम है। अच्छा, पर छोटी छोटी चीजें जो है, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, इसकी छूट बढ़ाना, ये हम उम्मीद कर सकते हैं, बिकॉज जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे इस स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाना जरूरी है। ठीक है, चलिए मैं लौटती हूँ जी। मैं लौटती हूँ, एक और सवाल आपसे लूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा भी जुड़ गए हैं, उनसे एक पॉलिटिकल जवाब भी हम ले लेते हैं। जितेंद्र जी, मेरा आपसे सवाल ये था कि हर सवाल खड़ा करते हैं विपक्षी, और ये उनकी जिम्मेदारी भी है क्योंकि जनता का मुद्दा वहीं से उठता है, लेकिन आज के इस अंतरिम बजट से क्या उम्मीदें हैं और आपकी ओर से क्या टिप्पणी है, ये पहले मैं आपसे जानूंगी। देखिए, बहुत उम्मीदें हैं, इस देश की जनता को बहुत उम्मीदें हैं, खासतौर से उस युवा नौजवान को जो परेशान है। आपके चैनल पर भी मैं देख रहा हूं कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है, उसमें नौजवान परेशान है। वो ये कह रहा है कि मेरी सबसे बड़ी समस्या जो है वो पेट्रोल को लेकर के है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम पेट्रोल डीजल के प्राइसेस पे बात की जाए, जिससे कि किसानों को लाभ हो, जिससे वो युवा नौजवान 1 लीटर 1.5 लीटर पेट्रोल जलाकर शाम को घर वापस आता है, उसको कुछ राहत मिले। महिलाओं की गृहस्थी और चूल्हा जलाने में जो तकलीफें आ रही हैं, उनसे निजात मिले, इस दिशा में सरकार काम करे। आज ये देखिए, हल्दी, मिर्ची, धनिया 3-3 गुना रेट हो गए हैं, इस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। आज जब कच्चा तेल, मिट्टी के भाव मिल रहा है,
तो फिर पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार क्यों बढ़ती जा रही है? इसको लेकर के बात होनी चाहिए, इसको लेकर के राहत मिलनी चाहिए। आज किसान परेशान है, आत्महत्या कर रहा है। आपने कहा था कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी होगी, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की थी। आज किसान ठगा सा महसूस कर रहा है। निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूं कि उसको राहत की दिशा में काम होगा। आज युवा नौजवान परेशान है, खासतौर से मध्यम वर्गीय परिवार, उनको टैक्स में छूट देना चाहिए, जिससे कि कम से कम उनकी बिगड़ी हुई घर की व्यवस्था में कुछ सुधार आ सके। मैं लौटती हूँ आपके पास से। बीजेपी नेता उज्जवल दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। उज्जवल जी, देखिए, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है उम्मीद तो काफी है, लेकिन क्या ये उम्मीद पूरी होती है? ये ऐसा जरूरी नहीं है। कहीं ना कहीं इस तरह के जब जवाब सामने आते हैं तो ऐसा लगता है कि आप जो काम कर रहे हैं वो जाया जा रहा है। फिलहाल तो आपसे भी मैं टिप्पणी लूंगी। नमस्कार। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इंटरिम बजट है। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पहले ही ये कह दिया है कि देयर आर नो स्पेक्टिकुलर अनाउंसमेंट्स, कोई बड़ी घोषणाएं इस बजट में नहीं की जाएंगी। अंतरिम बजट मेनली अगले 4 महीनों के खर्चों के लिए वोट फॉर अकाउंट होता है, वोट ऑन अकाउंट होता है, जिसमें सरकार पार्लियामेंट से अगले 4 महीनों के खर्चों के लिए सहमति मांगती है, परमिशन लेती है। तो हम इस इंटरिम बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल के ना रखें, ऐसा मेरा मानना है। फिर भी सरकार है, अगले 4 महीने में, अगले 2 महीने में चुनाव है। मुझे लगता है सोशल सेक्टर पे स्पेंडिंग सरकार बढ़ाएगी। उज्ज्वला गैस योजना में नए इंक्लूजन्स और प्रधानमंत्री किसान योजना में शायद कुछ ऐसा अखबारों में पढ़ने में आ रहा है, यह अधिकृत बयान नहीं है, कि उसमें कुछ राशि बढ़ाई जा सकती है। तो सरकार प्रतिबद्ध है किसानों, युवा और महिलाओं के लिए सोशल आपके पास एक छोटी सी टिप्पणी कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी से ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, अंतरिम बजट अगले 4 महीनों के लिए छोटे मोटे खर्चे, इस तरह के कोई बड़े ऐलान नहीं हो सकते, आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, दरअसल में सरकार से उम्मीद तो हम, अंतरिम बजट है, सरकार है, तो मेरा मानना ये है कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो आज की तारीख में चिकित्सा और शिक्षा, ये दोनों इतने ज्यादा लोगों के पहुंच के बाहर हो गए हैं, ये उद्योग में परिवर्तित हो चुका है। निजी संस्थान जो है चिकित्सालय को भी और शिक्षालय को भी, दोनों को उद्योग की तरह चलाते हैं। सरकार को इस दिशा में कुछ काम करने की आवश्यकता है कि ये जो है आम आदमी के लिए आज की तारीख में जो ये सबसे बड़ी समस्या है, जहां तक किसानों का प्रश्न है, तो किसानों के सम्मान निधि को बढ़ाने के बजाय मेरी तो मांग ये है कि आप एमएसपी को इतना बढ़ा दीजिए कि वो स्वयं सम्मानित होकर के खेती कर सके और अपने जीविकोपार्जन कर सके। इसके अलावा बहुत जगह के जो सब्जी खेती करने वाले लोग हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है। इसके अलावा जो विदेश में सब्जी भेजने के लिए एयर कार्गो की आवश्यकता है। इन सब सारे कामों को करने की आवश्यकता है। और मुझको एक बात समझ में आती है कि अगर देखा जाए तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, तीनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने घोषणा पत्र में गैस सिलेंडर के दाम 500 तक रखने का वादा किया है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जो है गैस सिलेंडर पे कुछ काम करेगी। और पेट्रोल डीजल के को, जब पूरे दुनिया में एक टैक्स है, तो पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी में लाना चाहिए। मैं सवाल के साथ आपके पास लौटूंगी। पंकज मटपाल जी, आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि अर्पित जी कह चुके हैं ऑलरेडी टैक्स स्लैब जो है पहले से काफी बेहतर है, क्योंकि पिछली बार जो बजट आया था उसके हिसाब से काफी सही है। लेकिन अगर कोई वर्कर होता है, कोई जॉब कर रहा है, तो वो चाहता है कि वो अपने पैसे को सही से मैनेज करे। तो अगर बजट में कुछ ऐसा आता है तो उसके लिए क्या सुझाव होगा आपकी ओर से? चलिए, पंकज जी के पास हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर से अर्पित जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आप सीए हैं और हर तरीके का सुझाव आप देते हैं। जो सवाल मेरा पंकज जी से था, उसमें आपके क्या सुझाव होंगे? मैम देखिए, सेविंग्स बहुत जरूरी है युवाओं के लिए, और इसके लिए गवर्नमेंट ने एटीसी में अगर हम ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो छूट दी हुई है। और हो सकता है इस छूट को एटीसी का अगर दायरा बढ़ा दिया जाए, उम्मीद कम है हालांकि, अगर पर बढ़ा दिया जाए तो युवाओं को सेविंग का एनकरेजमेंट मिलेगा। और
सेविंग्स जो है पहले इंश्योरेंस के माध्यम से की जा रही थी, जो कि गलत डायरेक्शन में जा रहा था। इसलिए गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर इंश्योरेंस में सेविंग्स पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। 5 लाख के ऊपर वाले प्लान्स का एग्जम्पशन खत्म किया था जी। तो हो सकता है उसे और लोअर डाउन कर दें, क्योंकि उसमें युवा मिसगाइड होकर, मिसलीड होकर सेविंग्स कर रहे थे, जो कि इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रहा था। ठीक है। तो उसके बजाय ईएलएसएस को पर फोकस हो सकता है गवर्नमेंट करे। हो सकता है कैपिटल गेन्स के रेट्स पर कुछ रैशनलाइजेशन करे, कि कैपिटल गेन्स जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया है। अगर मैंने डेट म्यूचुअल फंड खरीदा तो कुछ अलग रेट है, इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीदा तो कुछ अलग रेट है, शेयर्स का कुछ अलग रेट है। तो हो सकता है कुछ उसमें सिंप्लीफिकेशन करें। जैसा पूनम मैम ने कहा था कि एसटीटी और इनकम टैक्स दोनों लग रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं सेविंग्स पर डिस्करेज होता है युवा। क्यों मैं 2 बार एक ही चीज पर टैक्स दूं। तो हो सकता है गवर्नमेंट कुछ एसटीटी या कैपिटल गेन्स में से किसी एक चीज में कुछ राहत दे। ठीक है। पूनम रूंगटा जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आप एक महिला हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर भी हैं, लेकिन एक महिला होने के नाते, क्योंकि जब वर्किंग वुमन से अगर एक सवाल किया जाए कि वो अपने घर को भी संभाल रही है और अपनी जॉब भी कर रही है, तो उन्हें काफी ज्यादा मैनेजमेंट देखना पड़ता है, क्योंकि दोनों चीजें मिला के चल ही रहे होते हैं। तो उनके लिए आप किस तरीके का खाका बताती हैं, किस तरह से उन्हें प्लान करना चाहिए? जो वुमेन की बात करें तो बहुत मल्टीटास्किंग होती है उनकी, घर, बच्चे, सोशल लाइफ, ऑफिस और ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेशर ऑफ ऑफिस, वो सभी देखती हैं और साथ ही अच्छा परफॉर्म भी करती हैं। तो जब आप एक सेविंग्स के खाके की बात करें तो बजटिंग जो होती है वो घर की, वो महिलाएं ही प्राइमरीली करती हैं। पर ये बहुत मर्तबा देखा गया है इन आर एक्सपीरियंस ऑल्सो कि बजटिंग तो वो करती हैं, सेविंग भी करती है, मगर इन्वेस्टमेंट्स में उनका इंक्लूजन कम होता है। तो उनके इंक्लूजन को लेते हुए, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि हाउसिंग लोन में उनका अगर उनको कोई बेनिफिट मिले तो इंक्लूजन ज्यादा होगा। साथ ही जो पिछले बार 2 लाख रुपए तक के एफडी पे उनको टैक्स छूट दी गई थी, वो बढ़ानी चाहिए। बिकॉज जिस तरह महंगाई भत्ता बढ़ रहा है, कमाई का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, उसमें 2 लाख रुपए की कुछ खास रिटर्न नहीं बैठते हैं। तो उसमें थोड़ा रिटर्न्स की ये उम्मीद हम रख सकते हैं कि ज्यादा स्मॉल सेविंग्स जो महिलाओं को बहुत प्रिय हैं, उसमें जो रेट ऑफ रिटर्न्स है वो काफी कम है, उन्हें भी बढ़ाया जाए। और जैसे सर ने अभी बात करी कि जो 80C के दायरे में कुछ भी अभी नहीं मिल रहा है और न्यू टैक्स रेजिम में तो बिल्कुल ही कुछ भी डिडक्शंस नहीं है उसमें। और मैटरनिटी को लेते हुए मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट एक हमेशा ये बात रहती है कि जो मैटरनिटी इंश्योरेंस कवर है वो इंडिया में बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है। कुछ किसी भी तरीके का कवर इनफ नहीं होता है, उसे जरूर हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में बेटर तरीके से इंक्लूड करना चाहिए, ताकि और मैटरनिटी लीव पे तो ऑलरेडी कॉर्पोरेट्स काम कर ही रहे हैं, बट मेडिकल इंश्योरेंस में मैटरनिटी एक्सपेंसेस, क्योंकि उससे जुड़े हुए बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। आजकल IVF है और तरीके के जो अल्टरनेटिव हैं रिलेटेड टू मैटरनिटी एक्सपेंसेस, उसे भी इंक्लूड करना चाहिए इन द 80D कैटेगरी। ठीक है, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। दुर्गेश जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जब हम बजट को लेकर बात कर रहे हैं, महिलाओं का ही कहना कि उनके लिए कुछ और खास भी होना चाहिए। हालांकि हमारे साथ पूनम जी जुड़ी हैं, उनकी बातें भी आपने सुनी होंगी। तो क्या कुछ हम उम्मीद करें? और कांग्रेस भी कह रही है कि कहते तो हर बार है लेकिन करते कुछ नहीं। देखिए कोमल जी, कांग्रेस की बात आप मत करिए, क्योंकि कांग्रेस के अभी जो हमारे मध्य प्रदेश के प्रवक्ता साथी हैं वो युवाओं की चिंता करते हुए दिख रहे थे। तो कांग्रेस में निश्चित रूप से युवाओं का भविष्य नहीं है, इसलिए वो चिंता कर रहे हैं। वहां पे सिर्फ एक ही युवा है, राहुल गांधी, जिसकी चिंता की जाती है और उनको समझा जाता है। रही बात रोजगार को लेकर, तो आज हम मध्य प्रदेश में, जैसे क्योंकि मध्य प्रदेश को हम बिलोंग करते हैं, तो मध्य प्रदेश में ही आज रोजगार मिला है और 7 लाख युवाओं को लगभग 5,000 करोड़ रुपए के हमने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। और जो नौकरी मांगने की बात करते थे, आज वो नौकरी देने की स्थिति में खड़े हैं। तो हमने स्टार्टअप्स के रूप में हमने निश्चित रूप से देश में अग्रणी राज्य के रूप में हमने अपने आप को खड़ा करने का काम किया है। और निश्चित रूप से मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारी प्राथमिकता जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर हम आगे बढ़े हैं। और
निश्चित रूप से हमने युवाओं के लिए, गरीब कल्याण का काम और किसानों के लिए, महिलाओं के लिए निश्चित रूप से, पर क्योंकि ये अंतरिम बजट है, इसके बाद जब मुख्य जो बजट आएगा उसमें निश्चित रूप से हर प्रावधान आपको मिलेगा। हर उम्मीद पे हम खरा उतरने का काम करेंगे। और चिकित्सा के रूप में भी हमने एक लैंडमार्क में स्थापित करने का काम किया। आयुष्मान के माध्यम से इलाज को, जो चिकित्सा हमारे कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता चाह रहे थे, तो हमने उन चीजों को काम किया है। क्या कभी किसी ने कल्पना की थी क्या कि उज्ज्वला के माध्यम से हम महिलाओं को जो तकलीफ है, जो दर्द है, उसको दूर करने का काम हमने किया है। हमने पीएमवाई के माध्यम से, लेकिन सर कभी कभी जनता भी त्रस्त हो जाती है और जनता का ही कहना है कि अभी थोड़ी और राहत चाहिए उन्हें। चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। इस वक्त हम सुरेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे। सुरेंद्र जी देखिए, दावे वादे जो किए जाते हैं उनको लेकर कांग्रेस की हमेशा शिकायत रही है। कभी कभी राहत भी मिलती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा रहता है जिसमें सवाल खड़े होते ही हैं, क्योंकि अब अंतरिम बजट है, सिर्फ 4 महीने के लिए है, और फिर जब नई सरकार बनेगी तो पूर्ण बजट आएगा ही, तो कुछ बड़ी ऐसे ऐलान नहीं होंगे। उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, देखिए, दरअसल में बात यह है, शिकायत हमारी जो है सिर्फ विपक्ष में है इसलिए नहीं है। हमारी शिकायत जो हमको साफ आंखों के सामने दिखता है। आपको याद होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, और वो स्मार्ट सिटी को हम ढूंढ रहे हैं कहां पर है, कितना स्मार्ट हुआ है। आज भी नगरीय निकायों में पीने की पानी की ठीक से व्यवस्था नहीं है, और वो स्मार्ट सिटी कहाँ है। दूसरी बात, आपको याद होगा कि तमाम सांसदों ने एक गांव को गोद लिया था। वो गोद में बैठे हैं कि गोद से उतर गए हैं कि चलने लगे हैं। गोद ग्राम को मैंने अपने आसपास के तो गोद ग्राम को देखा है, सांसदों के गोद ग्राम को। वहां की दुर्दशा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा होता है ये गोद में ही न लेते। दूसरी बात, उज्ज्वला की बड़ी तारीफ कर रहे हैं हमारे मित्र। वो अधिकांश लोगों के यहाँ महंगाई की वजह से एक गरीब तबके का व्यक्ति 1200 का सिलेंडर भरवा सकेगा। उसने सिलेंडर आपने एक बार दे दिया उसको भर के, उसके बाद उसको 1200 रुपए का सिलेंडर भरवाना एक गरीब महिला के लिए, जिनकी आमदनी एकदम न्यूनतम है, उनके लिए कैसे संभव हो सकेगा। ये जो सरकार है, इसको दरअसल में बातें, ये कानों को सुख देने वाली सरकार है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। उज्ज्वल दीपक जी, उज्ज्वला को लेकर सवाल और सिलेंडर के दामों को लेकर कि 1200 रुपए का यदि सिलेंडर है तो न्यूनतम परिवार का एक शख्स कैसे सिलेंडर ले। पहले सब्सिडी थी, लेकिन अब सब्सिडी भी नहीं है, पहुंचती ही नहीं है, तो ऐसे में उनके लिए महंगाई कैसे, उससे कैसे राहत मिले? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आप अगर इनकम टैक्स देखेंगे पिछले साल तो 30% की ग्रोथ हुई इनकम टैक्स में लास्ट ईयर के मुकाबले। कॉर्पोरेट टैक्स 20%, जीएसटी 10%। अगर आप इस तेजी को देखेंगे तो भारत का आम नागरिक भी सक्षम हुआ है। कहीं ना कहीं हम ये नहीं बोल सकते। देखिए, आप आज शहरों में जाएंगे, आपको काम करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, और फिर आप बेरोजगारी की बात करेंगे तो स्किल डेवलपमेंट जो मोदी जी ने चालू किया, फिर जो महिलाओं को एम्पावर करने का काम चालू किया, तो ये जरूरी नहीं है कि हर तबका हर समय उतना ही वो रहे। सरकार ने कोशिश की पहली बार कि चूल्हे से महिलाओं को मुक्ति दिलाई जाए, उस धुएं से मुक्ति दिलाई जा सके। कांग्रेस की सरकार ने उस दिशा में कभी सोचा ही नहीं था हर महिला को शौचालय की सुविधा मिल सके। जो महिलाएं बाहर रोड पे जाती थी, गांव के मैदानों में जाती थी, जहां उनको इज्जत की जब बात आ जाती थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको सम्मान देने की चेष्टा की है। तो इस चेष्टा की प्रशंसा की जानी चाहिए। हर बात में मेक निकालना बड़ा आसान काम है। देखिए, अभी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्शंस आए हैं, इंडिया 6.5% के ग्रोथ प्रोजेक्शन है, चाइना और अमेरिका से कहीं आगे है। तो आप देखिए कि यहाँ पर सामंजस्य बिठाना बड़ा जरूरी है, गांव की उस महिला के साथ और इस ग्रोथ प्रोजेक्शन के साथ। इसलिए मोदी जी ने हर समय हर बजट में, चाहे वो 2019 का हो चाहे 2018 का हो, उनके पहले बजट में भी महिलाओं के सम्मान का पूरा ख्याल रखा है और कोशिश की है। मिश्रा जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हर शख्स सक्षम हो रहा है? जितेंद्र जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, नहीं, देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी से देश नहीं चलता है।
ये जो आंकड़ों की बाजीगरी, जैसे अभी मैं सुन रहा था कि महिलाओं को धुएं से मुक्त करने का प्रयास किया गया है, आप धरातल पर देखेंगे तो धुएं से मुक्त कहाँ हुई। सुरेंद्र जी ने स्पष्ट कर दिया है कि आपने उज्ज्वला के कनेक्शन तो दे दिए, लेकिन उनको भरवाने की क्या व्यवस्था की है। 1250 रुपए में आपने सिलेंडर बेचने का काम किया है। कैसे आप अपने वादों पे खरे नहीं उतरे। इस सरकार का यही तो संकट है कि विश्वसनीयता का संकट है इस सरकार के ऊपर। आज 55 लाख करोड़ के कर्ज से 150 करोड़ से ऊपर का कर्ज ले लिया आपने और विकास के नाम पे झुंझुना पकड़ा देते। अब तो आपका अंतिम बजट है ये, इसमें भी अगर सुविधा नहीं मिली तो क्या भरोसा होगा आपके ऊपर। जब कच्चा तेल मिट्टी के भाव मिल रहा है तब पेट्रोल डीजल पर आप कमी की बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों 3 गुना कर्जा इस देश पे बढ़ गया और विकास दिख नहीं रहा है? आप ये बताइए कि आप तो कह रहे थे 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कर देंगे 2022 में, हुई क्या? देश का किसान क्यों आत्महत्या कर रहा है? उसकी सुधार की दिशा में क्या काम हुआ? 2000, 4000, 6000 देने से किसान को राहत नहीं मिलेगी। किसान को एक मुफ्त कर्ज माफी की दिशा में काम करना पड़ेगा, तब जाकर के किसान खुशहाल होगा, तब जाकर के नौजवान खुशहाल होगा। स्टार्टअप की बात हुई, स्टार्टअप के नाम पे आप देखिए क्या हो रहा है। आज भी चाइना से 3 गुना इंपोर्ट हो रहा है। आप तो कहते थे कि चाइना से इंपोर्ट कम कर देंगे, लेकिन आज बढ़ता जा रहा है। आप देखिए पेट्रोल डीजल के अलावा आप अगर रसोई घर के सामान की बात करेंगे तो हल्दी 3 गुना, मिर्ची 4 गुना, धनिया 5 गुना। कैसे घर चलाएगा एक गरीब आदमी? इसकी दिशा में काम नहीं हो रहा। और अब तो एक नया शिगुफा आया है कि 2030 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान परेशान घूम रहा है, घर की गृहिणी को घर चलाना मुश्किल हो गया, और आप कह रहे हैं सब तरफ हरा ही हरा दिख रहा है। ठीक है, चलिए लौटती हूँ मैं आपके पास। पूनम रूंगटा जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए हम महिलाओं को लेकर ही बात कर रहे हैं, लेकिन हर वर्ग को लेकर फिलहाल सोचना बेहद जरूरी। लेकिन अंतरिम बजट है तो इतना ज्यादा हम कुछ बड़ी उम्मीदें नहीं कर सकते। पूर्ण बजट से ही वो तो उम्मीदें होंगी, लेकिन अगर जब हम सीनियर सिटीजन्स को लेकर बात करते हैं, उनका कहना भी काफी कुछ है कि उनको ट्रेन के टिकट्स में राहत मिले, जो रेट्स हैं, उनको जो कोटा है उसमें कुछ राहत मिले, काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। तो उनके लिए किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं, क्या कुछ और हो सकता है? सबसे पहले अहम मुद्दा जो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड है वो पेंशन को जो टैक्सेबल किया गया है, उसमें मैं चाहूंगी कुछ राहत मिले तो सीनियर सिटीजन को बहुत इसमें आगे चल के फायदा होगा। अभी जो फिलहाल स्कीम्स हैं, अभी जो टैक्स अपने इंडिया के जो टैक्स इनकम टैक्स रूल्स हैं उसके तहत पेंशन रिसीवेबल जो होती है किसी भी रूप में वो एडेड टू इनकम होती है और उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो उसमें मैं चाहूंगी राहत हो। क्योंकि हमारे यहाँ पहले ही हमारे देश में कोई बहुत अच्छी सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है जिसके तहत सीनियर सिटीजन सिक्योरिटी महसूस करे लिविंग इन आवर कंट्री। हम जिंदगी भर टैक्स भरते हैं और उस टैक्स भरने का कोई तरीके का गवर्नमेंट की तरफ से फायदा यहाँ के सिटीजन्स को नहीं होता एज कंपेयर टू कंट्रीज आउटसाइड, डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज। तो उसमें मैं चाहूंगी, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को इंटरवीन करके कुछ पेंशन्स में राहत मिले सीनियर सिटीजन को, और जो उनका टैक्स स्लैब है उसे भी थोड़ा और बढ़ा दिया जाए। क्योंकि हम महंगाई की दर के साथ अगर चलेंगे तो भी एक नोशनल उसमें चेंजेस आने विद कंपैरिजन टू इन्फ्लेशन होना चाहिए। तो सीनियर सिटीजन के ये एक दो ज्यादा एक बर्निंग टॉपिक है पेंशन्स को लेके। ठीक है, चलिए मैं लौटती हूँ अर्पित जी, क्योंकि जब भी बजट पेश होता है और फिर जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके बाद टैक्स पेयर्स के लिए कुछ ना कुछ मुश्किलें जरूर होती हैं। उन मुश्किलों को लेकर हल के साथ मैं आपसे जानकारी लूंगी। देखिए, मुश्किलें तो टैक्स भरना इटसेल्फ इज अ बिग टास्क और सबको पेन होता है क्योंकि इनकम का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। पर अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, तो टैक्स तो आपको भरना पड़ेगा। और उसमें रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम मेरे ख्याल से स्कीम्स लाती जा रही है। जैसे न्यू टैक्स रेजीम इन इटसेल्फ वाज वेरी गुड इनिशिएटिव, कि जिनके पास इनकम लिमिटेड आती थी और वो सेव नहीं कर पाते थे, तो
जस्ट टू सेव टैक्स, उनको मजबूरी में जो सेविंग करना पड़ती थी अब उससे उनको राहत मिल गई है। प्लस अब जैसे हाउसिंग एक बड़ा टास्क होता है हर किसी के लाइफ टाइम में, जो कि हर कोई चाहता है कि हाउसिंग किसी भी तरह से वो गोल अकम्प्लिश करे। तो मतलब मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर होम लोन का इंटरेस्ट में जो छूट है अगर थोड़ी सी बढ़ा दी जाए तो काफी रिलीफ हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। दुर्गेश केसवानी जी, हाउसिंग को लेकर हम बात करें क्योंकि हमारे साथ अर्पित जी जुड़े हुए हैं जो कि सीए हैं भोपाल से। उनका ये कहना कि हाउसिंग को लेकर, और पूनम जी हैं जिन्होंने वो काफी कुछ बता रही कि महिलाओं के लिए क्या क्या होना चाहिए। हालांकि उस स्लैब में हम जब बात करें तो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा किचन को लेकर ही बात होती है, और जैसे कि कांग्रेस की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि गैस सिलेंडर जब दाम बढ़ जाते हैं तो लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि खाना इंसान कमाता ही है कि खाना उसे वक्त पर मिल पाए, लेकिन जब वो चीज महंगी हो जाती है तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, खासतौर पर मिडिल क्लास लोगों के लिए और निम्न वर्ग। मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूंगी, लेकिन हमारे साथ एक नई मेहमान जुड़ गए हैं, विनीता राज जी। बहुत स्वागत है आपका ZMPCG पर। विनीता जी, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल यही लूंगी, अंतरिम बजट से आपके क्या क्या उम्मीदें हैं? अर्पिता, विनीता जी आप अनम्यूट कर लीजिएगा, शायद म्यूट है। क्या अब आप मुझे सुन पा रही हैं? जी हाँ जी नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि अंतरिम बजट इट्स ऑलरेडी इंटरिम इन नेचर, ये काफी अभी रॉ स्टेज पर है, तो इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाना अभी के अभी फोरकास्ट करना बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। लेकिन एज अ अर्थशास्त्री और एज अ एंटरप्रेन्योर दोनों अगर मैं इस बजट को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि सरकार का इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल बेस ज्यादा होना चाहिए, जो कि मोदी सरकार का हम पिछले कुछ सालों में बजट को, पिछले 6 साल में निर्मला जी का ही अगर हम ट्रेंड देखें तो कैपिटल बेस को और कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना उनका ट्रेंड रहा है। तो मुझे लगता है सरकार इस बार भी वही करेगी, जो कि बहुत जरूरी है रोजगार के सृजन के लिए, और सरकार को ऐसा करना भी चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ, पिछले साल भी लगभग 10 लाख करोड़ का एक टेंटेटिव एस्टिमेट लेकर चले थे, जो कि हम 7.5 लाख करोड़ तक इन्वेस्ट कर पाए थे। तो इस साल भी मुझे लगता है 10-12 लाख करोड़ तक जाना चाहिए। तो एक तो मेरी ये उम्मीद है कि सरकार कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा करे, जितना होगा रोजगार बढ़ेगा। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टार्टअप्स हैं उनकी फंडिंग पर बहुत जोर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो शुरुआत में बहुत बूम थी कि यूनिकॉर्न्स बहुत बन रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 साल में देखा जाए तो यूनिकॉर्न्स के जो 1000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर ले पाए, ऐसी कंपनीज में कमी आ रही है। अब मैं आज खुद एक एंटरप्रेन्योर हूं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार को इस तरफ इंसेंटिवाइजेशन ज्यादा करना चाहिए, ताकि जो छोटी कंपनियां हैं जिनके पास अच्छे प्लान्स हैं वो बड़े मार्केट को कैप्चर करके बड़ा साइज बना। अगेन, जितना बड़ा साइज होगा किसी स्टार्टअप का या यूनिकॉर्न का, उतना ज्यादा फिर एम्प्लॉयमेंट सृजन। और देखिए, मार्केट में पैसा ऐसे ही रोटेट होता है। आप बेस में पैसा डालेंगे, एक कंपनी खड़ी होगी, रोजगार मिलेगा, 10 घर और उनमें चूल्हा जलेगा। और तो मेरी उम्मीद 2 ये है। तीसरा जो मैं फोरकास्ट करती हूँ ये और हो सकता है इस बजट में, वो है सरकार एग्रीकल्चर पर फिर एम्फेसाइज करेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर अगेन साइक्लिक प्रोसेस से थ्रू होकर फिर ट्रेंडिंग और बूम पर है। पिछले साल भी मोटा अनाज और हमने मिलेट्स पर सरकार का ज्यादा जोर देखा था, तो मुझे लगा कि इस बार भी सरकार का ये करना, मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार इस पर एम्फेसाइज करेगी, और शायद हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर के बराबर ही एग्रीकल्चर में भी आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे। ठीक है, चलिए पूनम जी, देखिए स्टार्टअप्स के लिए जरूरी है कि फंडिंग, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्लान नहीं कर पाते हैं कि स्टार्टअप्स कैसे किए जाएं, तो क्या सुझाव देंगी? जैसे अभी भी विनीता जी ने बताया, स्टार्टअप को बहुत ज्यादा एक तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए, और हमने देखा है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर इसमें काफी आगे बढ़ के आ रहे हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी फील्ड में जो अभी तक कम था। सो टेक्नोलॉजी रिलेटेड वुमेन एंटरप्रेन्योर स्पेशली अगर हो तो उन्हें अगर अलग से प्रोत्साहन मिले, इसमें किसी तरह की टैक्स छूट मिले या कम दरों पे इन्हें ब्याज मिले अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने का, तो ये काफी रोबस्ट इकोनॉमी बनाने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं लौटती हूँ। बीजेपी नेता दुर्गेश केसवानी जी हैं। दुर्गेश जी, स्टार्टअप्स
बहुत ज़रूरी है और उसके लिए भी ज़रूरी है कि उनकी फंडिंग हो ठीक तरीके से। लेकिन फंडिंग से पहले जो टेंशन आती है वो टेंशन आती है कि अगर कहीं लोन लिया गया तो वो कैसे भरपाई करेंगे। उनकी राहत के लिए भी ज़रूरी है कि बजट में बहुत कुछ खास हो जिससे उम्मीदें लोगों को काफ़ी जुड़ी है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि ऐसा कुछ खास होने वाला नहीं है, लेकिन ये तो फिलहाल अंतरिम बजट ही है अभी। देखिए कोमल जी, निश्चित रूप से स्टार्टअप्स जो कोरोना काल के बाद एकदम आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर हम अग्रसर हुए और अनेक स्टार्टअप्स के माध्यम से हम आज देश पूरे विश्व में अपना नाम कर रहा है। अनेक स्टार्टअप्स शुरू हुए और निश्चित रूप से जो हमारी यहाँ पे जो अर्थशास्त्र की बेटी हैं जिन्होंने स्टार्टअप्स को लेकर बात कही कि उसके लिए अनेक छूट होनी चाहिए। तो ये अंतरिम बजट है। इसके बाद हम जब मेन बजट आएगा, जब पूर्ण बजट आएगा, निश्चित रूप से उन सब चीजों के लिए प्रावधान रहेगा। पर कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता साथी बैठे हैं, कांग्रेस हमेशा से ही पैनिक क्रिएट करने का काम करती है, भय भूख भ्रष्टाचार की बातें करते हैं। अब ये उज्ज्वला कनेक्शन की बात कर रहे हैं। आज ही मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे जननायक मोहन यादव जी 118 करोड़ रुपए की राशि 46 लाख बहनों के खातों में जाने वाली है। तो सरकार ने जो कहा है उस पर काम कर रहे हैं। ये सिर्फ पैनिक क्रिएट करने का काम न करें। और हमारे जो सीए बैठे हैं अर्पित जी, उन्होंने हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम में बात करी। 11 करोड़ मकान किसी ने कभी सोचा था क्या? किसी प्रधानमंत्री ने किसी देश के कम पक्के मकान देने का काम करेंगे। हम हर उस क्षेत्र में आगे आने का काम किए जहां से कांग्रेस 60 सालों में जो चीजें नहीं कर पाई। सिर्फ भय भूख भ्रष्टाचार दिखाकर राजनीति करना अलग बात है और काम करना अलग बात है। हमने हर सेक्टर में काम किया, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए। अभी हमारी जो यहाँ पे पैनलिस्ट बैठी थी वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बात कर रही थी। तो क्या कभी कल्पना की थी कि अटक से लेकर कटक तक रोड बनेंगे, दिल्ली से लेकर मुंबई तक फास्ट एक्सप्रेसवे बनेंगे? सब हर क्षेत्र में काम करने का काम किया है। फिर मेडिकल कॉलेज हो, एजुकेशन हो, उसके साथ साथ आप देखेंगे उज्ज्वला कनेक्शन हो, किसी ने स्वस्थ सेवा मिशन के तहत शौचालय बनाने का काम, करोड़ों शौचालय बनाकर हमने दिए हैं। तो हमारी सरकार ने हर सेक्टर में काम किया और किसानों के लिए जो मगरमच्छ के आंसू कांग्रेस के प्रवक्ता लोग यहाँ पे बहाने का काम कर रहे हैं। कर्ज माफी से कितने किसानों ने आत्महत्या की, इसके आंकड़े भी इनको बताना चाहिए। चलिए लौटती हूँ जितेंद्र जी, उम्मीद की जा रही है कि समर्थन मिले, क्या वो समर्थन मिल पाएगा? नहीं, देखिए समर्थन मिलने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाजीगरी अगर दिखाई जाएगी तो निश्चित तौर पर उसका खुलासा होगा। आज स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, आज 1697 एंटरप्रेन्योर देश छोड़ के जा चुके हैं। क्या कमी हमारी अर्थव्यवस्था में? आप तो कह रहे थे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2022 में कर देंगे। आज 2024 आ गया, आपने क्यों नहीं की? 2030 में $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं आप। तो देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी से काम नहीं चलने वाला। अगर किसान के लिए काम किया है तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? अगर नौजवान को राहत पहुंचाने की दिशा में काम हुआ है तो नौजवान परेशान क्यों घूम रहा है? आज अगर आपने रसोई गैस और रसोई घर का सामान सस्ता करने की बात की है तो क्यों गृहिणी परेशान घूम रही है? सवाल इस बात का उठता है। जीएसटी की बात की थी आपने, रात को 12 बजे एक इवेंट खड़ा किया। आपका क्या हुआ? जीएसटी में आपको 100 से ऊपर संशोधन करने पड़े और आज भी जीएसटी को लेकर इस देश का मध्यम वर्गीय परेशान है। नोटबंदी को आपने इस देश में क्रांतिकारी फैसला बताया था, काला धन वापस आएगा। आपने क्या फायदा दिया इस देश को? काला धन 3 गुना बाहर चला गया। नोटबंदी से क्या फायदा हुआ ये बताना पड़ेगा आपको। आज स्टार्टअप की बात की जा रही है, स्टार्टअप में 25-25 हजार रुपए के लोन दे रहे हो आप और कह रहे हो कि पकोड़े तलना एक रोजगार है। तो निश्चित तौर पर देश का नौजवान समझ रहा है और आप कह रहे हैं कि 4 महीने बाद बजट आएगा उसमें काम करेंगे। अरे 4 महीने बाद आप रहोगे जब ही तो आप बजट ला पाओगे। 4 महीने बाद रहने की उम्मीद कौन करता है? आप तो अभी बताइए कि अभी इस देश के आवाम के लिए आपने क्या काम किया, इस देश के नौजवान के लिए आपने क्या काम किया। आपने शौचालय की बात की, सूखे पड़े हैं, पानी की व्यवस्था नहीं उन शौचालयों में, घर अधूरे पड़े हैं। उज्ज्वल दीपक जी, आपके पास आऊंगी। अर्थव्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि हमारे जो उद्यमी हैं ज्यादातर बाहर का ज्यादा रुख कर लेते हैं, ऐसे में कैसे उनको रोकना होगा?
देखिए, अगर बाहर का कोई रुख करता है तो वो इनके नेता राहुल गांधी हैं, जो हर महीने छुट्टी मनाने थाईलैंड और बैंकॉक जाते हैं। अगर कोई परेशान है, अगर कोई हैरान है, अगर कोई दिक्कत में है, तो वो कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता हैं। सारे राज्यों में लगभग सरकारें जा चुकी हैं और उनको दिख रहा है कि आगे भी केंद्र में उनकी सरकार नहीं आने वाली है। 400 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी वापस आ रहे हैं। अगर इस देश में कोई जुमला रहा है सबसे बड़ा, तो वो रहा है गरीबी हटाओ। वो गरीबी हटाओ के जुमले के साथ, उस शिगुफे के साथ, उस बाजीगरी के साथ कांग्रेस ने इतने साल 70 साल राज किया, फिर भी वो गरीबी हटा नहीं पाए। उसी गरीब के लिए आज भी लड़े जा रहे हैं, केवल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को अमीर बनाने के लिए। तो परेशान और कोई नहीं है, देश का युवा परेशान नहीं है। स्टार्टअप करो और पकौड़ा तलना बहुत ही सम्मानजनक कार्य है। टीवी पे आकर बेरोजगारी की बातें करने से अच्छा है कि पकौड़े तल के लोगों को पकौड़े खा के रोजगार दिया जाए। और इस बात पे किसी को शर्म नहीं है। सुरेंद्र जी, अर्थव्यवस्था को हमेशा कमजोर बताया जाता है कांग्रेस की ओर से, और लगातार ये कहा जाता है कि कार्यकाल जो चल रहा है उसमें अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, बेकार होती जा रही है। सबसे पहले बात एक ही समझ लीजिए, आप दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को सुन रही हैं। इनका दम्भ इतना ज्यादा है चुनाव जीतने की वजह से कि इनको लगता है कि कांग्रेस ने इस देश में कुछ भी नहीं किया। ये जो जुमला है ना, ये दरअसल इस बात का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। हम विपक्ष में हैं, हमारा काम आलोचना करना है, हमारा काम समीक्षा करना है। आप अच्छे काम करेंगे, उसकी हम प्रशंसा भी करेंगे। अब आज की तारीख में देश का 80% पूंजी 20% लोगों के पास है। 80 करोड़ लोगों को सरकार जो है 5 किलो अनाज दे रही है। हंगर स्ट्राइक में हमारा नंबर कहां पर है उसको देखिए। जब इतनी बड़ी बड़ी बात आप कर रहे हैं तो आप ये क्यों स्वीकार कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है? जिस देश में 80 करोड़ परिवार के पास खाने के लिए अनाज न हो, उसको आप कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, हम दुनिया को इतने ट्रिलियन तक ले जाएंगे, इतने ट्रिलियन तक ले जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसी सरकार है जिसके पास आप हाथ का इलाज कराने जाएंगे तो पैर तोड़ देगा और उसके बाद पूछेगा कि आपके हाथ का दर्द कैसा है। तो दरअसल में हम लोग विशेषज्ञ नहीं है, हम इकोनॉमिस्ट नहीं है। ये तो एक अलग बात हो गई। मैं लौटूंगी आपके पास। विनीता राज जी, आपके पास आना चाहूंगी। अर्थव्यवस्था को लेकर हमेशा कई सवाल खड़े होते हैं, कितना बदलाव आप देखती हैं? देखिए, मेरा बहुत क्लियर मानना है कि अर्थव्यवस्था सिर्फ संरचनात्मक विकास के साथ ही चलती है। संरचनात्मक इसलिए क्योंकि देखिए, हम सबका आधार एक कॉमन आधार है। उस आधार पर कोई एक ऊपर के पायदान पर है जो कि एक अमीर वर्ग का है, कोई बीच के पायदान पर है, मध्यम वर्ग का है, और कोई गरीब वर्ग का है, और कोई उस गरीब वर्ग पॉवर्टी लाइन से भी नीचे है, गरीबी रेखा से भी नीचे है। तो एक संरचनात्मक आधार है। अगर हम उस आधार को बूस्ट करते हैं तो इकोनॉमी में हर लेवल पर फायदा होता है। देखने वाले का पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, एक नजरिया अलग हो सकता है। देखिए, हम 140 करोड़ लोगों का एक देश है। इस 140 करोड़ में कुछ मुट्ठी भर के साथ कुछ अलग कंडीशंस चल रही हैं, कुछ के साथ कुछ अलग। एक मेजर मध्यम वर्गीय सेगमेंट है जिसके साथ बहुत अलग कंडीशन है। और जब भी किसी हमारे जैसे देश का अगर बजट बनता है तो वो मध्यम वर्गीय और गरीब को देखकर बनता है। मैं जो हमारे फेलो यहाँ पर पार्टिसिपेंट हैं उनकी बात से एग्री करती हूँ कि एक बहुत बड़े तबके को हम आज भी गरीबी रेखा वाला मानकर या कम मानकर उस तक हम अनाज पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमें मानना होगा कि ये सेगमेंटाइजेशन या ये पैटर्न या परिपाटी कब से चल रही है। किसी एक परिपाटी के चलते चलते आज वहां तक स्थिति पहुंची है। उस स्थिति से पार पाने की सरकार कोशिश कर रही है। मैं यहाँ किसी पार्टी की प्रवक्ता होकर बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत आशावादी हूँ बजट को लेकर, क्योंकि पिछले 6-7 साल का जो मेरा एनालिसिस है कि सरकार ने निश्चित रूप से संरचनात्मक ढांचे में पैसा इन्वेस्ट करने की पुरजोर कोशिश की है। देखिए, 10 लाख 20 लाख करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। ये किसी भी इकोनॉमी को एक बिग पुश देने के लिए बहुत बड़ी राशि है हमारे देश के हिसाब से अगर देखें तो। और मैं उसके हिसाब से इसे बहुत आशावादी सिस्टम देख रही हूँ पिछले 4-5 साल से। और मैं बहुत, और देखिए, ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, मेरा आपका स्टेटमेंट नहीं है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का स्टेटमेंट है, IMF का स्टेटमेंट है कि इस साल भारत 7.3 की GDP, जो कि अगर हम पूरे विश्व का ग्रोथ रेट देखें तो 2% है, हम 7% से ग्रो करने वाले हैं। हाँ। ये आप और मैं नहीं बात कर रहे हैं, ये विदेशी एजेंसियां हमें बता रही हैं। तो अगर इतनी बड़ी एजेंसी इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रही है तो हमें उसमें विश्वास रखना चाहिए। ठीक है विनीता जी, मेरा एक और सवाल आपसे ही रहेगा, चूंकि देखिए हमारे साथ दोनों पार्टीज के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। उनका कांग्रेस की ओर से बड़ा सवाल तो महंगाई को लेकर ही है। अर्थव्यवस्था को देखकर अगर हम भविष्य में महंगाई को लेकर जानना चाहें, क्योंकि एक उम्मीद की जाती है कि भविष्य में हमें ये मिलेगा या वो मिलेगा, महंगाई से राहत को लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं।
महंगाई कम करना एक बहुत लंबा प्रोसेस है मैडम। ऐसे अगर हमें इस तरीके से समझना होगा, महंगाई एक दिन, ये ऐसा नहीं है कि आज मैंने इंजेक्शन लगाया और कल महंगाई काफूर हो गई, ऐसा नहीं होता है। महंगाई कम करने और उसके लिए हमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं अर्थव्यवस्था के साथ, जिसके लिए किसी भी सरकार को एक लंबा समय चाहिए। कांग्रेस को 70 साल का समय मिला, उन्होंने अपने तरीके से काम किया, उनकी जो समझ सही रही उन्होंने उस हिसाब से एक ढांचा तैयार किया। पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार अपने ढंग से काम कर रही है, लेकिन अगर हम देखें तो सरकार को लेकिन यहाँ पर जो अर्थशास्त्री हैं, जो जानकार हैं, उनकी सलाह से जब काम किया जाता है तो वो हमेशा ये सलाह देते हैं कि देखिए आप ये तरीका अपनाकर देखिए तो इससे महंगाई जो दर है वो कम होगी और इकोनॉमी में लोगों को राहत मिलेगी। तो अगर हम उन एक्सपेरिमेंट्स को देखें तो 3 मेजर चीजें हैं। आप अगर हमें कृषि प्रधान देश रहे हैं, आज भी हैं, तो आप हमारा आधार कृषि है, आप उसको पैसा दीजिए। अब हम बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज नेशन भी हो रहे हैं, तो आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैसा दीजिए, स्टील में पैसा दीजिए, वो भी अब लग रहा है। तीसरा है कि अगर इन दोनों से जब तक राहत मिलेगी, जब तक ये परिपक्व होंगे ये दोनों क्षेत्र, तब तक जो लोअर तबका है, जो नीचे का तबका है, गरीब तबका है, उसको तब तक आप इंसेंटिवाइज कर दीजिए। तो सरकार वो भी कर रही है। तो मुझे लगता है भाई, जब इंसान की जेब में पैसा खर्चने के लिए अब जैसे 6,000 रुपए प्रतिमाह दिए जा रहे हैं या दूसरे तरीके के इंसेंटिवाइजेशन, हालांकि मैं उनको प्रमोट नहीं करती हूँ, मेरे हिसाब से इंसेंटिवाइजेशन सबसे तीसरा दर्जे पे आना चाहिए और वहीं पर रहे तो ठीक, क्योंकि आप किसी को घर बैठे पैसा देकर उसकी आदतें बिगाड़ने ज्यादा हो सकता है। तो मैं इसको फेवर नहीं करती एज एन अर्थशास्त्री। पर ये तीसरा तरीका भी सरकार अपना रही है कि किसी की जेब में अगर खर्चने के लिए पैसा होगा तो वो पैसा जाके मार्केट में खर्चेगा और मार्केट में किसी चीज को वो खरीदेगा और इस तरीके से ये एक प्रक्रिया चलेगी और हर किसी की जेब में पैसा बढ़ता रहेगा तो महंगाई का दर ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा। देखिए, ऐसे बहुत से देश हैं दुनिया में जहां पर, मैं अभी इंग्लैंड गई थी लेटली और वहां पे मैंने बहुत क्लोजली उस चीज को ऑब्जर्व किया कि वहां पर इस तरीके के जर्क्स नहीं आते, बार बार नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि वहां एक समान अर्थव्यवस्था है, सबके पास लगभग बराबर पैसा है, सबके पास इक्वल इंसेंटिवाइजेशन है, तो हर कोई एक तरीके का जीवन स्तर हमारे जी रहा है। लेकिन हमारे देश में ये ऊपर नीचे का मामला बहुत ज्यादा है और हमारी वो कोई भी सरकार हो, वो बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, उसे इस पैटर्न को तोड़ने के लिए ही कवायद करनी पड़ेगी। महंगाई तभी कंट्रोल में आएगी जब हम सबको एक लेवल पर ला पाए। तो मुझे लगता है सरकार अपने तरीके से तीनों सेक्टर्स में अच्छी कोशिश कर रही है और ये काबू में आएगी। ठीक है, हम अच्छा समय देखेंगे। जी, पूनम जी आपके पास आना चाहूंगी। जब महंगाई को लेकर बात होती है तो बजट कैसा हो, क्या हो, कैसे मैनेज किया जाए, कैसे क्या कुछ प्लान किया जाए, क्योंकि एक गृहिणी जो होती है वो हर कुछ फिक्स करके आगे चलती है, लेकिन महंगाई को लेकर हमेशा ही कई सवाल खड़े होते रहे, हमेशा विपक्ष ने भी कई सवाल खड़े किए, तो आप कैसे प्लान करती हैं? चलिए पूनम जी से सवाल लेंगे और मैं अर्पित जी आपके पास आना चाहूंगी और पूनम जी जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे सवाल होंगे। अर्पित जी, देखिए बातचीत हम कर रहे हैं महंगाई को लेकर, उसको मैनेज करने को लेकर। हालांकि टैक्स पेयर्स के लिए मैं आपसे पूछ ही चुकी हूँ कि कैसे मैनेज करना होता है, लेकिन फिर भी बेहतरी के लिए, क्योंकि जब एक नया टैक्स पेयर होता है उसके लिए क्या सुझाव होने चाहिए? महंगाई देखिए ऐसा है, अगर हम अपने एक्सपेंसेस मैनेज करना चाहते हैं तो मतलब हर चीज के हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। गवर्नमेंट ने हर जगह हमें एक सस्ता ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप मेडिकल की बात करें तो वो आपके ऊपर है कि आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं या गवर्नमेंट में, पर फिर भी एक बैलेंस्ड अप्रोच अगर हम चाहें यूज करना तो मैं बोल रही हूं, कोई गेस्ट जाता है तो आप मुझे बता दिया करो, क्योंकि जी हेलो जी महंगाई देखिए थोड़ा सा मतलब प्लान करके अगर हम एक्सपेंसेस कट आउट करें तो ही महंगाई से बचा जा सकता है। वैसे जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो महंगाई को आप उससे सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। दुर्गेश जी, हमेशा बीजेपी दावे करती है कि हम गरीबों के कल्याण के लिए काम करते हैं, लेकिन किचन से शुरू हुई परेशानियां
आगे नौकरी तक सामने आती है, क्योंकि किचन से महंगाई, खाने पीने का जब सामान महंगा होता है, फिर जब नौकरी करने जाते हैं, फिर अगर कोई टैक्स पेयर हो जाता है तो वहां पर परेशानियां, और सबसे ज्यादा तो जो टैक्स स्लैब है उसमें राहत की जो उम्मीदें हैं वो कुछ बढ़ती जाती हैं जब इंसान एक मध्यम वर्ग से आगे बढ़ता है। ऐसे में और क्या हम रणनीति देख सकते हैं, क्या राहत आप लोगों के लिए ला सकते हैं?